चैप्टर 39 प्राइस अर्निंग्स रेशियोज फॉर कॉमन स्टॉक्स एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन कैपिटलाइजेशन। तो वॉल स्ट्रीट के हिसाब से कोई भी कॉमन स्टॉक की जो वर्थ होती है वो उसकी करंट अर्निंग्स के एक नंबर ऑफ टाइम्स होती है, यानी कि जो करंट अर्निंग्स है उसको एक मल्टीपल दे दो, स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। और ये मल्टीपल डिपेंड करता है एक तो जो प्रिवेलिंग साइकोलॉजी चल रही है उस टाइम पे, जैसे बुल मार्केट चल रही है तो मल्टीपल भी ऊपर होंगे, बियर मार्केट चल रही है तो मल्टीपल बहुत ही लो होंगे। दूसरा ये उस चीज पे डिपेंड करती है कि बिजनेस की नेचर कैसी है और पुराना रिकॉर्ड कैसा है कंपनी का। तो 1927-29 की बुल मार्केट से पहले एक्सेप्टेड मल्टीपल था जो स्टैंडर्ड, वो 10 टाइम्स हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक्स को लिबरल मल्टीपल्स देने लग गए। पब्लिक यूटिलिटीज, चेन स्टोर्स और ब्लू चिप कंपनीज होती थी अपनी इंडस्ट्री की, उनको 25 से 40 गुना मल्टीपल्स मिलने लग गए। फिर ऑथर बोलते हैं किसी भी स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। हम ये निकाल सकते हैं कि हाँ इसके आसपास रहेगी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, और ये एनालिस्ट को रियलाइज करना चाहिए। और इसी वजह से करंट अर्निंग्स पे तो बिल्कुल भी बेस्ड नहीं होनी चाहिए वैल्यूएशंस। तो ऑथर बोलते हैं एनालिस्ट के 3 काम होते हैं। लिमिटेड फंक्शन है जो वो कर सकता है स्टॉक की वैल्यूएशन करते हुए, उन्हीं पे उसे ध्यान देना चाहिए। पहला तो यह है कि एक बेसिस सेट करना है उसे कंजर्वेटिव वैल्यूएशन करने का। दूसरा उसे कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर और सोर्सेज ऑफ इनकम की सिग्निफिकेंस को देखना है स्टॉक को वैल्यू करते हुए। तो अगले चैप्टर में और उससे अगले चैप्टर में कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर और सोर्सेज ऑफ इनकम की बात होगी। और तीसरा उसने देखना है कि कुछ ऐसे अनयूजुअल एलिमेंट तो नहीं है बैलेंस शीट पे जो कि अर्निंग पिक्चर अलग ही दिखा रहे हो, जो इनकम स्टेटमेंट दिखा रही है उससे अलग। तो जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स पे डिपेंडेंट होता है, तो इन्वेस्टर को कंजर्वेटिवली और इंटेलिजेंटली एस्टिमेट करनी चाहिए फ्यूचर अर्निंग्स कंजर्वेटिव तभी होंगी जब हम उनको लिमिट कर देंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपनी की। एक्चुअल में जो हुआ है पीछे भी उससे ज्यादा हो जाएगा अगर आप सोच रहे हैं तो वो कंजर्वेटिव नहीं है। और प्रॉफिट जो करंट ईयर में हुआ है वो हम तभी यूज कर सकते हैं कि फ्यूचर अर्निंग्स इतनी ही होंगी, इसके आसपास ही होंगी, जब जनरल बिजनेस कंडीशंस उस साल में एक्सेप्शनली गुड नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ही थी। यानी कि वही वॉर पीरियड में जिंक के प्राइस बढ़े हुए हैं, अगर रिसेंट ईयर में वो सब हुआ है तो वो नॉर्मल नहीं है। और कंपनी ने अपवर्ड ट्रेंड शो किया है ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स इन द पास्ट। एनालिस्ट ने इंडस्ट्री को स्टडी किया है और उसे लगता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि फ्यूचर में भी यही अर्निंग्स कंटिन्यू होंगी, फेवरेबल है इंडस्ट्री की जो डायनामिक्स हैं। और बहुत ही एक्सेप्शनल केस में इन्वेस्टर अर्निंग्स फ्यूचर में हायर भी ले सकता है कंपेयर टू पास्ट में जो हुआ है। तो इसमें ऑथर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं खुद को ही। एग्जांपल देते हैं ऑथर कि मान लो कोई पेटेंट है, डिस्कवरी ऑफ न्यू और इन अ माइन है, या फिर कोई और सिग्निफिकेंट अकरेंस हुई है ऐसी, तो ये सब्जेक्टिव है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिचुएशन है तो यही करना है, ये सिचुएशन है तो यही करना है, अपना दिमाग लगाना है मेन। तो ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो अर्निंग्स पास्ट में हुई हैं, करंट अर्निंग्स अगर सबसे ज्यादा है तो उससे ज्यादा भी आप अर्निंग पावर ले सकते हो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में। तो ऑथर कह रहे हैं गलत चीज नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। और फिर ऑथर बोलते हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि सारी कॉमन स्टॉक जिनकी एवरेज अर्निंग सेम है उनकी वैल्यू भी सेम होगी। इसमें हम हाई मल्टीपल उन स्टॉक्स को देंगे जिनकी करंट अर्निंग्स अबव एवरेज है और प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर के एवरेज से अच्छे हैं और स्टेबल अर्निंग पावर है, एकदम ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही। फिर ऑथर बोलते हैं कि हमें एक अपर लिमिट जरूर प्लेस करनी चाहिए मल्टीप्लायर पे, जो पीई मल्टीपल होता है, ताकि जो वैल्यूएशन है हमारी वो कंजर्वेटिव लिमिट्स में रहे। तो 20 टाइम्स एवरेज अर्निंग्स हाईएस्ट प्राइस है जो हम किसी भी स्टॉक के लिए पे कर सकते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन ऑथर कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 20 टाइम्स एवरेज से ज्यादा पे कर रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन ऑथर ये बोल रहे हैं कि अगर आप इससे ज्यादा पे कर रहे हो तो वो स्पेक्युलेटिव है, और हो सकता है कि आपकी जो परचेज है 20 टाइम्स के मल्टीपल से ऊपर जो भी आपने किया है हाईली प्रॉफिटेबल प्रूव एंड में जाके, और अगर हुई वो प्रूव तो यानी कि वो समझदार स्पेकुलेशन थी या फिर आप लक्की थे। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो समझदार स्पेकुलेशन और लक्की होते हैं कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो लोग हैबिचुअली स्टॉक्स खरीदते हैं ना 20 टाइम्स देयर एवरेज अर्निंग से ज्यादा, उन्हें लॉन्ग रन में अच्छा खासा लॉस होता है। और जो ब्लू चिप्स होती हैं जो 20 टाइम्स एवरेज से ज्यादा पे ट्रेड कर रही होती हैं, उनको वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट इश्यूज बोलती है। जबकि जो हाई प्राइस हम पे कर रहे हैं स्टॉक को खरीदने के लिए, वही उन्हें स्पेकुलेटिव बना रहा है, क्योंकि उन्हें फिर फ्यूचर में ग्रोथ शो करनी पड़ेगी उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए। ऑथर बोलता है जो कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन होते हैं वो बीच में होते हैं लो प्राइस स्टॉक्स के
जो कि स्पेकुलेटिव होते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और उन स्टॉक्स के जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज की होती हैं जो कि स्पेकुलेटिव होती हैं क्योंकि उनका प्राइस हाई होता है। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि जो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप खरीदते हो, मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो मार्केट कैप होती है वो मोर और लेस नेट टेंजिबल एसेट्स के आसपास ही रहती है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहे उधर कि होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होती है। फिर उधर लास्ट में बात करते हैं अलाउंसेस फॉर चेंजेस इन कैपिटलाइजेशन। इसमें अगर कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड दिए हुए हैं, स्टॉक स्प्लिट की हुई है, एडिशनल स्टॉक सेल करती है कंपनी, या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक है कंपनी के पास, पार्टिसिपेटिंग इश्यूज हैं, तो हमें इन सब को अकाउंट में लेना चाहिए क्योंकि कभी भी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं और फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी अर्निंग्स पर शेयर है वो डाइल्यूट हो सकती है। तो हमें डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी चाहिए पहले से ही, चाहे ये सब चीजें एक्सरसाइज भी ना की हो। तो आजकल तो इनकम स्टेटमेंट में डाइल्यूटेड ईपीएस भी दे होती है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल देते हैं उधर। एक अर्निंग्स है 1128,000, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 300,000, ईपीएस आ गई 3.76 नॉर्मल, और कंपनी के पास 2.6 मिलियन के डिवेंचर हैं 4.5% वाले, जो कि कन्वर्टेबल इनटू कॉमन स्टॉक है एट $12.5 पर शेयर। तो हमें ये एज्यूम करना है कि ये लोग कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ईपीएस निकालनी है। तो नए नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हो जाएंगे, 300,000 पहले ही थे और 2.6 मिलियन डिवेंचर की वैल्यू है, डिवाइड बाय 12.5 पर शेयर, 508,000 टोटल हो गए कन्वर्ट करने के बाद। और नई अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, 1128,000 पहले ही थी, और अब हमें 4.5% ऑफ 2.6 मिलियन नहीं पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट इन डिवेंचर्स पे, तो वो भी ऐड हो जाएंगी अर्निंग्स में। तो अर्निंग्स हो जाएंगी 1245,000। इन नई अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करोगे तो नई ईपीएस आ जाएगी 2.45। तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस है, पहले 3.76 थी, अगर ये सब एक्सरसाइज होता है तो 2.45 है। तो हमें अपने एनालिसिस में 2.45 ईपीएस लेनी है और फिर उसे मल्टीपल देना है जो भी देना।